सोना सजन साधु जन टूटे जुड़े 100 बार, दुर्जन कुंभ कुम्हार की एके धका दरार। मतलब होता है कि जो व्यक्ति नर्म दिल के होते हैं, बार बार टूटते हैं जुड़ते हैं, फिर भी उनका व्यवहार एक सा होता है। लेकिन जो व्यक्ति जो ऐसे होते हैं जो बहुत ही अकड़ वाले होते हैं, वो वैसे नहीं होते हैं। ठीक है। हेलो डियर स्टूडेंट, कल के क्लास में मैंने आप लोगों को लाइट चैप्टर का पार्ट 2 तक करा दिया है। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर पे आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, जिससे आपका न्यूमेरिकल बनेगा। देखिए, लाइट चैप्टर में मेनली होता है ना, फिजिक्स में मेनली जो लाइट चैप्टर होता है ना, वो बच्चा सबको अगर जिंदगी में एक बार अच्छा समझ में आ जाए ना, तो बहुत सारे न्यूमेरिकल को बना सकता है। लेकिन यही बच्चा सब समझ नहीं पाता है कि न्यूमेरिकल स्टार्ट कहां से होता है, आखिर इसका स्टार्टिंग पॉइंट कहां से होता है, क्यों नहीं न्यूमेरिकल समझ में आता है बच्चा सबको। और जब बच्चा को पूर्णतः रूल जानकारी होगा, तो वह क्या करेगा, न्यूमेरिकल को अपने आप जल्दी बना लेगा। तो चलिए, मैं जो न्यूमेरिकल पढ़ाऊंगा एकदम चुटकियों में याद हो जाएगा आप लोगों को, क्योंकि मैं हूं न्यूमेरिकल का बादशाह, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं मुकेश सर के पास। तो चलिए शुरू करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई डिस्कशन नहीं, डायरेक्ट सीधे हमारे से आपके सीधे माइंड में फिट करते हैं। तो इसको पढ़ने से पहले हम लोग को पढ़ना होगा चिन्ह पर पार्टी। न्यूमेरिकल पढ़ने से पहले हमको क्या जानकारी होना चाहिए, चिन्ह पर पार्टी, साइन कन्वेक्शन। डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिए, एकदम स्लो स्लो बोलूंगा, फिर फास्ट भी बोलूंगा, ध्यान देना। चिन्ह पर पार्टी क्या होता है? देखो, जब भी हम कुछ गाड़ी चलाते हैं, चाहे कहीं जाते हैं, तो कुछ रूल्स होते हैं। उन रूल्स रेगुलेशन का हमको क्या करना होता है, पालन करना होता है। उसी तरह जब हम दर्पण पढ़ रहे हैं, तो हमें कुछ नियमों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो उन नियमों के ध्यान रखने को चिन्ह को हम लोग कहते हैं चिन्ह पर पार्टी। तो देखिए, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब कभी दर्पण के सामने बनता है, तो कभी दर्पण के पीछे बनता है। बात सही है ना? गोलीय दर्पण का मतलब कौन दर्पण, उत्तल या अवतल? अरे गोलीय दर्पण दो ही प्रकार के होते हैं, एक होता है उत्तल, दूसरा होता है अवतल। तो गोलीय दर्पण द्वारा कभी कभी किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है, और कभी कभी दर्पण का प्रतिबिंब वस्तु के दर्पण के पीछे बनता है। इसीलिए इन दोनों स्थितियों में अंतर स्पष्ट करने के लिए, देखना, इसीलिए इन दोनों स्थितियों में अंतर स्पष्ट करने के एक परिपाटी की आवश्यकता होती है, जिसे चिन्ह परपाटी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा लोग, चिन्ह परपाटी किसे कहते हैं? तो कहिएगा कि गोलीय दर्पण में कभी वस्तु का प्रतिबिंब कभी दर्पण के सामने बन जाता है, कभी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन जाता है। इसी सब कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक परिपाटी विकसित की गई है, जिसे हम क्या कहते हैं, तो चिन्ह परपाटी कहते हैं। याद रहेगा, गोलीय दर्पण में कभी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनता है, कभी दर्पण के पीछे बनता है। इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक परिपाटी विकसित की गई है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, तो चिन्ह परपाटी के नाम से जानते हैं। राइट, आगे बढ़ो। आजकल प्रचलित चिन्ह परपाटी निर्देशक चिन्ह परपाटी कहलाती है। निर्देशक चिन्ह परपाटी के नियम है। अब नियम पढ़ना लो, सबसे मेन चीज होता है नियम। अब नियम जब याद हो गया, तो न्यूमेरिकल कहेगा कि अरे भाई घुटने टेक दे आपके, तो आपको कहेगा हाँ टेक दो घुटने, समझ रहे ना? तो चलिए देखिए, यहाँ पे ध्रुव को मूल बिंदु मानकर सभी दूरियां मापी जाती है। सभी दूरियां कहां से मापिएगा आप? ध्रुव से। अगर फिगर है, तो ये आपका अगर पोल है, तो सभी दूरी आप कहां से मापिएगा? आप सभी दूरी कहां से मापिएगा? तो ध्रुव से मापिएगा। ठीक है। दर्पण में सभी दूरियां मापनी हो तो कहां से मापिएगा? ओनली ध्रुव से, पोल से। राइट, 2 नंबर नियम। आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक होती है, प्लस पॉइंट VVI। न्यूमेरिकल का बादशाह हूं, न्यूमेरिकल समझा के जाऊंगा, बस ध्यान दीजिएगा लोग। जब किरण इस पर आएगी, तो इसको कहेंगे आपतित किरण। आपतित, आके पतित हो गई। तो जब किरण आएगी, तो ये जब आपतित की दिशा में नापेंगे, तो दूरियां क्या होंगी? धनात्मक होंगी। ध्यान दीजिएगा लोग, आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरियां क्या होती है? तो धनात्मक होती है। जैसे कि यहां से अगर कोई दूरी नापते हैं,
ये किरण आ रहा है और ये दूरी अगर मापते हैं तो इसको हम लोग पॉजिटिव सूचित करेंगे, नॉट इन नेगेटिव, वी सो इट्स पॉजिटिव। हम इसे कैसे किस में सूचित करेंगे तो पॉजिटिव में सूचित करेंगे, नहीं नेगेटिव में। आपतित प्रकाश की दिशा में नापी गई दूरियां धनात्मक होती है। ऑब्जेक्टिव भी पूछ देगा तो आप बता दीजिएगा, राइट। आगे चलते हैं। आपतित प्रकाश के विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है, सही बात है ना। अब विपरीत रहेगा तो हम क्या मापेंगे, उसको नेगेटिव। तो आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक और आपतित प्रकाश की दिशा से विपरीत दूरियां क्या होती है तो ऋणात्मक होती है, याद रखना है। नेक्स्ट, मुख्य अक्ष के लंबवत सभी दूरियां धनात्मक मानी जाती है। मुख्य अक्ष के लंबवत कोई भी दूरी रहेगा, लंबवत का मतलब समझते हैं, ये मुख्य अक्ष है और इसके लंबवत, लंबवत का मतलब होता है ऐसे सभी दूरियां क्या होती है तो धनात्मक होती है, राइट। मुख्य अक्ष के लंबवत सभी दूरियां धनात्मक होती है। अब यहाँ पे समझिएगा, ये उतना समझने वाला पॉइंट नहीं है, मैं इसको आपको नेक्स्ट में ले चल रहा हूं। अब यहाँ पे समझिएगा आप लोग, इस सबको पढ़ने से प्रमुख निष्कर्ष क्या निकल रहा है, इस सबको पढ़ने से प्रमुख निष्कर्ष क्या निकल रहा है, मैं समझा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। निष्कर्ष देखो, सुविधा अनुसार वस्तु को हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है, इसलिए वस्तु दूरी u अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण दोनों के लिए ऋणात्मक होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बच्चा सब ध्यान देना। कहने का हमारा मतलब यही है, कहने का हमारा मतलब यही है कि देखो यहाँ पे, देखो ये दर्पण है या ये यह यहाँ पे ये जो है ना, यह अवतल दर्पण है, राइट। और ये जो दर्पण देख रहे हैं, इस दर्पण को हम लोग कहते हैं उत्तल दर्पण, ठीक है। ये है अवतल और ये है उत्तल। चूंकि कोई भी वस्तु होती है तो हम लोग इसको कहां पे रखेंगे तो बाईं ओर रखते हैं। ये हमारा बायां है और ये हमारा दायां है, समझ रहे ना। तो वस्तु चूंकि बाईं ओर रखी जाती है, चाहे वो दर्पण अवतल हो चाहे वो दर्पण उत्तल हो, इसीलिए पॉइंट नंबर 1 नोट यू ऑनर कि वस्तु दूरी उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो हमेशा ऋणात्मक रहेगा। क्या रहेगा तो ऋणात्मक रहेगा, यानी u का मान ऑलवेज किस में रहेगा तो माइनस में रहेगा। पॉइंट नोट कीजिए, पॉइंट नोट कीजिए। आपसे कोई कहेगा नहीं, आपसे सवाल में कभी नहीं कहेगा, किसी भी कॉम्पिटिशन के एग्जाम में नहीं कहेगा। आपको जैसे कहेगा कि वस्तु दूरी 5 है तो समझिएगा आपको -5 लेना है, राइट। कहेगा कि एक दर्पण है जिसमें वस्तु को 5 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है, तो आप समझिएगा कि हमको -5 लेना है। कोई नहीं कहेगा आप प्लस लीजिए चाहे आप कुछ भी लीजिए, तो वस्तु दूरी हमेशा किस में लीजिएगा, माइनस में, चाहे वो दर्पण अवतल हो चाहे वो दर्पण उत्तल हो। पॉइंट एक नोट हो गया, समझ गया ना। चलिए दूसरा पॉइंट, देखिए अवतल दर्पण का फोकस दर्पण के सामने होता है। जो ये अवतल दर्पण है, देखना ध्यान से, अवतल दर्पण है, इसका फोकस दर्पण के क्या होता है, इसका फोकस दर्पण के सामने होता है, राइट। तो देखो ध्यान से, अब अवतल दर्पण में ध्यान से देखना, बड़ी मजा वाला कॉन्सेप्ट है। यही कॉन्सेप्ट से तो सारा न्यूमेरिकल बनता है, और इसी को जो नहीं समझता है उसको जिंदगी भर न्यूमेरिकल समझ में नहीं आता है। ध्यान दीजिएगा लोग, ये अवतल दर्पण है ना, अवतल दर्पण है ना, फोकस सामने है कि पीछे है, सामने है ना। तो सामने है तो एफ भी माइनस होगा और आर भी माइनस होगा। बोलो तो यहां से यहां तक की दूरी को क्या कहेंगे, यहां से यहां तक की दूरी को क्या कहेंगे, एफ। अरे राइट ना, ये एफ से पी तक की दूरी को हम लोग एफ कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। अब पी से सी तक की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, बड़का आर कहते हैं, राइट है कि नहीं, सही है ना। ये सी से पी तक की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, बड़का आर कहते हैं, यानी वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। कहां से कहां तक की दूरी को, इस सी से पी तक की दूरी को हम लोग कहते हैं वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, बड़का आर से, किससे, बड़का आर से। इस एफ से इस पी तक की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी। तो ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, अगर कह देगा कि एक अवतल दर्पण है तो आप समझिएगा एफ भी माइनस होगा और बड़का आर भी माइनस होगा। ये आपसे कोई नहीं कहेगा, सवाल में आपसे हम भी नहीं कहेंगे।
बस दे देंगे हम कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 है, तो आप समझ जाएंगे कि हमको f का मान -15 लेना है। कोई दिक्कत? आपसे कह देंगे ये एक अवतल दर्पण है जिसकी वक्रता त्रिज्या 10 है, तो आपको समझ आना है कि आपको -10 लेना है। क्या लेना है? -10 लेना है। लेकिन हम कहेंगे नहीं कि आप -10 लीजिए, वो आपको सिर्फ हम दर्पण का नाम रखेंगे, ठीक। लेकिन जब कहेंगे गोलीय दर्पण है जिसकी 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 वस्तु की दूरी 10 है, तो आप जान जाइएगा कि u का मान किस में लेना है, हमको माइनस में लेना है, प्लस में नहीं लेना है। तो ये पॉइंट नोट हो रहा है कि नहीं नोट हो रहा है? नोट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब आप बताइए कौन ऐसा स्टूडेंट है जो नहीं समझ पाएगा कि अवतल दर्पण का f माइनस होगा और r भी माइनस होगा? समझ जाइएगा। तो इस उल्टा घुमाइए ना इसको, उत्तल दर्पण का f प्लस r भी प्लस, समझ गए? अरे अवतल दर्पण का f और r माइनस, तो उत्तल दर्पण का f और r प्लस, समझ गए ना? क्यों? क्योंकि यह उधर बनेगा ना। अरे ये कौन दर्पण है? उत्तल है, तो इसका आप जानते हैं इसका f क्या होता है? सामने नहीं ना होता है, इसका f इधर होता है। किधर होता है? ये f होता है और ये r होता है ना। तो चूंकि दर्पण के f और c होता है, सॉरी, हाँ f और c होता है, f और c होता है। तो ये f और c होता है, तो ये इधर ना बन रहा है, इसका मतलब है इसका f भी प्लस और c भी, c का मतलब वक्रता त्रिज्या भी प्लस। समझ में आ गया? तो चलिए यहां तक आप लोग समझ गए, बहुत अच्छी बात है। आगे हम बढ़ते हैं। देखिए क्या बात है, आज तो मेरा स्टूडेंट बहुत अच्छा तरीके से समझ रहा है। चलिए ध्यान दीजिए। अच्छा चलिए अब देखिए यहाँ पे दिखा रहा है उत्तल दर्पण का फोकस दर्पण के पीछे होता है, इसलिए उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। फोकस दूरी भी धनात्मक और वक्रता त्रिज्या भी धनात्मक। तो ये पॉइंट तो हम लोग, अब चलिए नेक्स्ट देखिए, अवतल दर्पण द्वारा कभी प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है तो कभी दर्पण के पीछे बनता है, इसलिए अवतल दर्पण के लिए प्रतिबिंब दूरी कभी धनात्मक तो कभी ऋणात्मक होती है। यदि प्रतिबिंब दर्पण के सामने बाईं ओर बनता है तो प्रतिबिंब दूरी भी ऋणात्मक होती है, लेकिन यदि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे अर्थात दाईं ओर बनता है तो प्रतिबिंब दूरी धनात्मक होती है। दूसरे शब्दों में यदि यहां तक पहले छोड़, दूसरे शब्दों में छोड़ दो, पॉइंट नोट। अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब दूरी होती है, ध्यान देना, प्रतिबिंब दूरी क्या होती है? ये हो गया कौन दर्पण? अवतल दर्पण। ध्यान दीजिएगा लोग, बहुत आसान से बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग ये दिया हुआ है चार्ट, तो इससे मतलब नहीं है, आपके माइंड में फिट होना चाहिए। देखो हमें बस चीजें याद होनी चाहिए, हमें चीजें लिखी होनी नहीं होनी चाहिए, लिखा हुआ नहीं होना चाहिए, हमें याद होगा तो हम लिख देंगे। ठीक है, देखिए ध्यान से, ये P है, यहाँ पे वस्तु है ना, ये वस्तु दूरी है, यहाँ वस्तु है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या कहेंगे? वस्तु दूरी, राइट। तो वस्तु दूरी हमेशा किस में होगा? तो नेगेटिव में होगा, सही है। अच्छा, नीचे प्रतिबिंब बन गया, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाएगी? प्रतिबिंब दूरी। प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी अगर दर्पण के इधर बनेगी ना, अगर इधर बनेगी ना, अवतल दर्पण अगर इधर बनेगी ना, तो ये ऋणात्मक होती है। कैसी होती है? तो ऋणात्मक। समझ गए? अगर इधर होगा तो ऋणात्मक, लेकिन अगर वही प्रतिबिंब इधर बन गया तो धनात्मक, क्योंकि सीधा बनेगा तो धनात्मक, सीधा बनेगा तो धनात्मक, उल्टा बनेगा तो ऋणात्मक। सिंपल बात है। तो आप जानते हैं कि अवतल दर्पण दो टाइप के प्रतिबिंब निर्माण करता है। छठा कंडीशन में यह सीधा प्रतिबिंब बनाता है, तो उस स्थिति में प्रतिबिंब दूरी क्या हो जाएगी? धनात्मक। इस 5 कंडीशन में प्रतिबिंब दूरी क्या हो जाएगी? ऋणात्मक। पॉइंट नोट कर रहे हैं कि नहीं नोट कर रहे हैं? पॉइंट नोट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अरे अवतल दर्पण 2 प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है, एक 5 गो कंडीशन में बनाता है उल्टा प्रतिबिंब, और छठे कंडीशन में बनाता है सीधा प्रतिबिंब। तो जब उधर प्रतिबिंब बनाएगा, दर्पण के दाईं ओर बनाएगा, तो प्रतिबिंब दूरी धनात्मक होगी, लेकिन जब जब बाईं ओर बनाएगा तब तब प्रतिबिंब दूरी क्या होगी? ऋणात्मक होगी, राइट। लेकिन उत्तल दर्पण में तो कोई टेंशन ही नहीं है, उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब दूरी क्या होती है? तो धनात्मक होती है। अरे हाँ या ना? उत्तल दर्पण क्या करता है? प्रतिबिंब का उधर निर्माण करता है, और प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनाता है? सीधा बनाता है ना। तो उत्तल दर्पण की प्रतिबिंब दूरी हमेशा कैसी होती है? धनात्मक होती है। लेकिन उत्तल दर्पण की प्रतिबिंब दूरी 5 कंडीशन में ऋणात्मक और 1 कंडीशन में धनात्मक। समझ आ गया? चलिए बहुत अच्छी बात है, समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है।
या एक बात और याद रखिएगा, या एक और बात याद रखिएगा, देखो ये सब चीज देखना ध्यान से, सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान से। ये P है, ये F है, और ये क्या है, C है। आप जानते हैं कि एक यही कंडीशन है जबकि इधर बनता है। अरे आप जानते हैं एक यही ना कंडीशन यहाँ पे रखते हैं तो प्रतिबिंब इधर बनता है। सही बात है ना? अगर पढ़े अच्छा तरह जानते होंगे कि अगर वस्तु को F तथा P के बीच रखेंगे तो इधर प्रतिबिंब बन जाएगा। सही बात है। तो याद रखिए, जब जब यह देखो यहाँ पे यही चीज कहा है कि दूसरे शब्दों में प्रतिबिंब दूरी भी ऋणात्मक होती है, कि अर्थात दाईं ओर बनता है तो प्रतिबिंब दूरी ऋणात्मक होती है। दूसरे शब्दों में यदि वस्तु दूरी u फोकस दूरी f से अधिक होती है, यानी u से बड़ा f होता है, u से बड़ा f होता है तो प्रतिबिंब दूरी भी ऋणात्मक होती है। देखना ध्यान से, u से बड़ा f होता है, देखो u बड़ा होता है f से, देखना ध्यान से। अब इसका कहने का मतलब क्या है, u बड़ा होता है f से, इस पॉइंट को नोट कीजिएगा, मैं इसको बता रहा हूं। बताओ, यहाँ पे वस्तु को रख देते हैं, ये वस्तु है ना, पॉइंट खूब ध्यान समझिएगा। यहाँ पे वस्तु को रख दिए और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या कहेंगे, u कहेंगे। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या कहेंगे, u कहेंगे, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या कहेंगे, f कहेंगे। तो जब u हमेशा बड़ा होगा f से, बताओ भाई u है ना, है कि नहीं है, u ज्यादा है कि नहीं है f से। अरे u हिया से हिया तक है, ये मान लो कि 10, तो हिया से हिया तो कम है ना, है ये 8 है ना, है। तो जब u ज्यादा है f कम है तो हमेशा ऋणात्मक प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा, तो ऋणात्मक प्रतिबिंब बनेगा। क्या समझे हैं, u से बड़ा, u बड़ा होगा f से तो कैसा बनेगा प्रतिबिंब, ऋणात्मक। पॉइंट नोट कीजिए, u जब जब बड़ा होगा तब तक प्रतिबिंब ऋणात्मक बनेगा, लेकिन जिस दिन u से बड़ा f हो गया, जिस दिन u से बड़ा f हो गया, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, प्रतिबिंब की दूरी कैसी होगी, धनात्मक होगी। क्यों, देखिए ध्यान से, आप ही लोग देख लीजिए, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। देखिए ध्यान से, आप बताइए, यह दर्पण है और ये क्या है, P है, यह क्या है, P है। अब ये दर्पण है, ये P है। अब बताइए, यहाँ पे F है और यहाँ पे वस्तु हम रख दिए, तो आप बताइए ये u है कि नहीं है, और यहाँ से यहाँ तक f है कि नहीं है। अब f ज्यादा हो गया कि नहीं ज्यादा हो गया, तो प्रतिबिंब किधर बनेगा, तो प्रतिबिंब जब उधर बनने लगेगा तो प्रतिबिंब दूरी क्या हो जाएगी, धनात्मक हो जाएगी ना। तो यही ना कहा है कि यदि u छोटा हो गया f से, यानी u से बड़ा कौन हो गया, f, u यहाँ u छोटा हो गया, अरे यहाँ u छोटा नहीं हो गया, यहाँ इतना ही ना है, और f यहाँ तक इतना बड़ा है। तो f जब ज्यादा हो जाएगा u से तो प्रतिबिंब उधर बनने लगेगा ना, प्रतिबिंब उधर बनने लगेगा। तो जब प्रतिबिंब उधर बनने लगेगा तो प्रतिबिंब दूरी कैसी हो जाएगी, धनात्मक। ठीक है, चलिए मैंने क्या बताया, अवतल दर्पण में 5 कंडीशन में प्रतिबिंब दूरी ऋणात्मक होती है। छठा कंडीशन में जब सीधा प्रतिबिंब बनता है तो प्रतिबिंब दूरी कैसी होती है, धनात्मक होती है। बात यहाँ तक मैंने समझा दिया, लेकिन उत्तल दर्पण तो कोई टेंशन ही नहीं है, प्रतिबिंब दूरी हमेशा कैसी होती है, धनात्मक होती है। समझ आ गया, चलिए अब कहिएगा सर थोड़ा सा और बढ़िया से बताइए, तो चलिए देखिए यहाँ पे, चलिए अब यहाँ पे आइए, ध्यान देना नहीं, चौथा नंबर कंडीशन, चौथा, और देखना ध्यान से, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, बता दिया है ये सब। पांचवा, चूंकि वस्तु को मुख्य अक्ष के ऊपर लंबवत उधर रखा जाता है, इसीलिए वस्तु की ऊंचाई h1 धनात्मक मानी जाती है। लेकिन प्रतिबिंब कभी सीधा तो कभी उल्टा बनता है, अर्थात प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के ऊपर या मुख्य अक्ष के नीचे बनता है। तो प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के ऊपर बनता है तो सीधा तो प्रतिबिंब ऊंचाई h2 धनात्मक मानी जाती है, लेकिन यदि प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के नीचे बनता है तो प्रतिबिंब दूरी ऋणात्मक मानी जाती है। क्या है, तो देखिए ये दर्पण है, ये क्या है, और ये क्या है, P है। आप यहाँ पे वस्तु को रखे हुए हैं, ये मान लो C है और यहाँ पे मान लो F है, वस्तु को यहाँ पे रखे हुए हैं।
तो वस्तु सीधी है कि नहीं है? वस्तु सीधी है ना। तो वस्तु जब सीधी है तो इसको वस्तु की ऊंचाई को कहते हैं h1। वस्तु की ऊंचाई को क्या कहते हैं? h1। वस्तु की ऊंचाई को कहते हैं h1। कोई दिक्कत? अच्छा, अगर प्रतिबिंब इसका बन रहा है मान लो नीचे, प्रतिबिंब इसका नीचे बन रहा है ना, तो प्रतिबिंब उल्टा बनेगा तो इसको बोल देंगे h2 है। प्रतिबिंब को क्या बोलेंगे? h2। प्रतिबिंब जो वस्तु दूरी है h1, अब प्रतिबिंब के वस्तु की ऊंचाई कहिए, दूरी नहीं, वस्तु की ऊंचाई को कहेंगे h1 और प्रतिबिंब की ऊंचाई को क्या कहेंगे? h2। अरे हई कौन सी है? वस्तु है, तो वस्तु की ऊंचाई। यह क्या है? वस्तु का प्रतिबिंब है, तो इसको बोलेंगे प्रतिबिंब की ऊंचाई। सीधा सिंपल बात है, वस्तु है तो वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब है तो प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो वस्तु की ऊंचाई को h1 मान लिए, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई को क्या मानेंगे? h2। तो जब जब उल्टा होगा h2 तब तक यह ऋणात्मक होगा। बोलिए तो, जब उल्टा बनेगा तो ऋणात्मक, और जब जब सीधा बनेगा तो धनात्मक। पॉइंट नोट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यदि प्रतिबिंब की ऊंचाई उल्टी है, प्रतिबिंब उल्टा है तो यह ऋणात्मक होगा, और प्रतिबिंब सीधा है तो धनात्मक होगा। समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत? मान लो कि ये 5 सेंटीमीटर बना, सीधा बना है तो +5 लिखेंगे। आप अगर नीचे बना है तो -5 लिखेंगे। कोई दिक्कत? अगर उल्टा बन गया तो -5 और सीधा बन गया तो +5। कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग टारगेट पे चलते हैं। चलिए देखिए ध्यान से यहाँ पे, अब मैं कुछ क्वेश्चंस लिया हूँ, देखना ध्यान से। मैं 2 एग्जांपल कराऊंगा और नेक्स्ट में आप लोगों को कल न्यूमेरिकल क्लास कराऊंगा, सिर्फ न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो अभी एग्जांपल 2 देख लेते हैं, ठीक है? ध्यान दीजिएगा लोग। क्वेश्चन कह रहा है कि एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 है। ध्यान दीजिएगा लोग, एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 है। दर्पण से 12 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित बिंब का मतलब होता है वस्तु, बिंब का मतलब वस्तु, बिंब के प्रतिबिंब का मतलब होता है प्रतिबिंब। तो बिंब के प्रतिबिंब का स्थान, प्रकृति एवं आवर्धन। देखो आवर्धन, एक चीज आवर्धन के बारे में बता देते हैं। आवर्धन को हम लोग कहते हैं मैग्निफिकेशन। क्या बोलते हैं? मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन समझते हैं लोग, बड़ा कर देना, छोटा कर देना, मैग्निफिकेशन। तो आवर्धन बराबर होता है, एम को कहते हैं आवर्धन। आवर्धन का सूत्र बता देते हैं। आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई दिखाई दे रहा है, बटा वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। बोलिए लो तो, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। याद रहेगा, लिखना नहीं ना पड़ेगा। प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। सिंपल में आ गया। ध्यान दीजिएगा बच्चा सब, m बराबर होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम h2 कहते थे, याद पड़ रहा है, और वस्तु की ऊंचाई को h1 कहते थे। तो m बराबर होता है h2 बटा h1। इसमें एक चीज और, यदि m बराबर 1 आता है, m बराबर 1 आता है तो वस्तु तथा प्रतिबिंब आपस में क्या होंगे? तो बराबर होंगे। याद करिए, m का मान अगर 1 आएगा तो वस्तु और प्रतिबिंब आपस में क्या रहेंगे? तो बराबर रहेंगे। बोलिए तो, m का मान अगर, m का मतलब आवर्धन, अगर आवर्धन का मान 1 आएगा तो वस्तु और प्रतिबिंब आपस में क्या रहेंगे? बराबर रहेंगे। कोई दिक्कत? यदि m का मान 1 से ज्यादा होगा, m का मान 1 से ज्यादा होगा तो प्रतिबिंब बड़ा बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा? प्रतिबिंब बड़ा बनेगा। प्रतिबिंब बड़ा होगा किससे? वस्तु से। बोलिए तो, यदि m बड़ा होगा, m का मान 2 आ गया, या m का मान 2.5 आ गया, तो समझिएगा कि जितना छोटा वस्तु था ना, उससे 2.5 गुना बना है बड़ा ना। यदि m का मान छोटा आ गया 1 से, तो प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनेगा। अरे सिंपल है ना,
m का मान अगर 1 से कम आ गया तो प्रतिबिंब जो बनेगा वो वस्तु से कैसा बनेगा, तो छोटा बनेगा। m का मान 1 का मतलब होता है कि प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनेगा। अच्छा, और पॉइंट नोट करिए, और पॉइंट यहाँ पे नोट कीजिए यू ऑनर, यहाँ पे और पॉइंट नोट कीजिए। पॉइंट नंबर नोट, यदि m का मान धनात्मक हो, यदि m पॉजिटिव हो, m का मान कैसा हो, पॉजिटिव हो, यदि m कैसा हो, पॉजिटिव हो, यदि m कैसा हो, पॉजिटिव हो, ध्यान देना, यदि m पॉजिटिव हो तो प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है, प्रतिबिंब काल्पनिक तथा सीधा। बोलिए लो तो, यदि m का मान प्लस में आ जाए, यदि m का मान प्लस में आ जाए तो प्रतिबिंब कैसा होगा, काल्पनिक, और कैसा, सीधा। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। अच्छा, उल्टा इसके, उल्टा बोलिए, यदि m का मान नेगेटिव आ जाए, m का मान नेगेटिव आ जाए तो वस्तु तो कैसा बनेगा, वास्तविक तथा उल्टा। समझ गए ना? यदि m का मान पॉजिटिव तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, काल्पनिक। m का मान पॉजिटिव, प्रतिबिंब काल्पनिक, तथा काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है, सीधा। m का मान नेगेटिव तो कैसा होगा, प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक। समझ गए? तो चलिए इसको मैं सेव कर देता हूं, आप लोग इसको आगे पीछे कर लीजिएगा, ठीक है, उतार लीजिएगा। ओके, आगे बढ़े हम, तो चलिए हम इसको आगे बढ़ते हैं, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं, हम किस पे आते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, ध्यान से। अब एक दो एग्जांपल करा दूंगा, बात खत्म, अगला बना के लेके आइएगा, नेक्स्ट डे और न्यूमेरिकल क्लास करेंगे। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं, ध्यान दीजिएगा लोग, ध्यान। एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 है। आप बताइए वक्रता त्रिज्या को आर कहते हैं ना, आर कितना है, 20 है, तो इसको हम लोग +20 लिखेंगे। अब बोलिए +20 क्यों लिखेंगे, क्योंकि दर्पण कैसा है, उत्तल, तो उत्तल दर्पण का वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी दोनों किस में रहेगा, तो प्लस में रहेगा, बताया है ना। अवतल दर्पण है तो माइनस में। अच्छा, दर्पण से 12 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित बिंब, बिंब का मतलब वस्तु, तो u का मान किस में हो जाएगा, -12। क्यों, क्योंकि बिंब दूरी हमेशा किस में होती है, तो माइनस में होती है। ये कहेगा नहीं आपसे, ये आपके माइंड के ऊपर निर्भर करता है, आपके IQ पावर पर निर्भर करता है, स्टूडेंट IQ क्लास पे, ठीक है। चलिए, तो कह रहा है कि प्रतिबिंब का स्थान, अच्छा समझ लो, दर्पण सूत्र याद रखिएगा लोग, 1/v + 1/u = 1/f, ये दर्पण सूत्र है, याद करिए लो। तो 1/v + 1/u = 1/f को हम लोग कहते हैं दर्पण सूत्र। तो आपसे कोई पूछेगा दर्पण सूत्र याद है, तो कहिएगा हाँ याद है। क्या होता है, 1/v + 1/u = 1/f। इसका उल्टा कह देगा 1/v - 1/u = 1/f, इसको कहते हैं लेंस सूत्र। क्या कहते हैं, लेंस सूत्र। अरे बच्चा सब ध्यान दो ना यहाँ पे, अरे ध्यान तो दो यहाँ पे, देखो तो माइंड कहाँ है, देखो यहाँ पे 1/v + 1/u = 1/f, दर्पण सूत्र। 1/v प्लस के जगह माइनस रख दो, इसको कहेंगे लेंस सूत्र। समझ आ गया ना। तो लेंस सूत्र और दर्पण सूत्र में क्या अंतर होता है, कोई प्लस माइनस का, दर्पण में प्लस रहेगा, लेंस में माइनस रहेगा। समझ आ गया, आगे बढ़े, मिटा दे इसको। चलिए इसको मैं मिटा रहा हूं, पॉइंट को यहां पे नोट कीजिए, माइंड को बोर्ड पे लाइए। चलिए आइए सब कोई ध्यान दो, सबको आ जाओ यहाँ पे, ध्यान दो यहाँ पे, सुनो। अब हमको क्या निकालना है, प्रतिबिंब। क्या निकालना है, प्रतिबिंब, यानी हमको क्या निकालना है, v का मान। किसका मान निकालना है, किसका मान निकालना है, v का मान। अरे कौन है, प्रतिबिंब का स्थान, तो प्रतिबिंब दूरी निकालनी है ना, तो चलिए निकालो। दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र 1/v + 1/u = क्या होता है, 1/f। 1/v, v का मान नहीं मालूम है ना, तो 1/v बराबर 1/f। ये प्लस जाएगा उधर, क्या हो जाएगा, -1/u। कोई दिक्कत, चलिए अब यहाँ पे आ जाओ, 1/v = 1/f। f का मान कितना है, f नहीं मालूम है तो निकाल लो, f बराबर हो जाएगा
r/2। f बराबर क्या होता है r/2। तो 20 है तो 20/2 कितना हो गया 10। सुनो ध्यान से, r का मान कितना था 20, तो f का मान कितना हो जाएगा 10। आप जानते हैं ना कि अगर ऐसे बनाते हैं तो यहाँ से यहाँ तक अगर r है तो f का मान अगर निकालना हो तो ये f इसका क्या होता है दुगुना होता है ना, मतलब r इसका क्या होता है दुगुना होता है। यदि यहाँ से यहाँ तक 20 है तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, समझ रहे हैं? समझ में आ रहा है कैसे बोले हैं? अगर हाई टोटल r अगर 20 है तो f कितना होगा 10 होगा। क्यों बताए थे ना, f इक्वल टू क्या होता है r/2 बताए थे हमने। तो r का मान है 20, तो 20/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 10, समझ गए ना? तो f इक्वल टू r/2 यानी 20/2 यानी कितना हो जाएगा 10। कोई दिक्कत? तो हमने f का मान निकाल दिया, f का मान कितना आ गया 10। यदि f का मान नहीं दिया हो तो हम r दिया रहता है। भगवान दो दरवाजे कभी बंद नहीं करता है, एक दरवाजा बंद करते हैं तो दूसरा दरवाजा खोल देते हैं। यदि r का मान दिया रहेगा तो आप f निकाल लीजिएगा, f दिया हो तो अति उत्तम, समझ रहे ना? तो r दिया है 20 ना, f निकाल लिए हैं, कितना आ गया है f 10। आपको निकालने आ जाएगा कि नहीं आएगा? आ जाएगा। चलिए इसको मैं मिटा रहा हूं। तो ध्यान देना, f का मान कितना है तो 10, f का मान 10 की -10 +10 क्योंकि दर्पण कैसा है उत्तर, दर्पण कैसा है उत्तर। माइनस u का मान कितना है, u का मान 12 है, u का मान 12 है, 12 नहीं -12 है, 12 नहीं -12 है। तो 1/v बराबर 10 12 का लोग कितना हो गया 60। नहीं, अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, एक बार एक स्टेप बढ़ा देते हैं 1/10 माइनस माइनस प्लस 1/12 कर सकते हैं। तो 1/v बराबर 10 12 का कितना हो गया 60, 10 6 60 तो 6, 12 + 7 तो कितना हो गया 5। तो 1/v बराबर 6 5 11/60, तीसरा द्विगुना होगा ना 11v 11v बराबर कितना हो गया 60 है कौन 60। तो v बराबर 60/11, 11 × 5 = 55, 5 × 5/11, 11 × 5 × 5/11। v का मान पॉजिटिव आया कि नेगेटिव, v का मान पॉजिटिव आया ना, तो v का मान पॉजिटिव आया तो ये सूचित कर रहा है कि प्रतिबिंब दर्पण की उधर बन रहा है। नहीं, v का मान पॉजिटिव का मतलब क्या होता है प्रतिबिंब दर्पण के दाएं ओर बन रहा है, उधर बन रहा है, ठीक है ना? कोई दिक्कत? अब ध्यान दीजिएगा, अब v का मान आ गया, अब हमें निकालना है आवर्धन। m बराबर क्या होता है, m बराबर -v/u होता है, फॉर्मूला याद रखिए। आवर्धन बराबर होता है -v/u, आवर्धन बराबर क्या होता है -v/u। तो चलिए v का मान कितना है, v का मान है 5 × 5/11 यानी 60/11। अरे v का मान कितना आया है 60/11। कोई दिक्कत? माइनस है तो यहाँ पर माइनस डाल दो, हो गया, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, इसमें माइनस नहीं है लेकिन इसमें माइनस है, -60/11। u का मान कितना है, u का मान है -12, दिखाई दे रहा है उधर दिखाई दे रहा है, ठीक है। u का मान कितना है -12 है ना। अब देखना ध्यान से, तो -60/11, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है, तो गुने हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा 1/-12, ये माइनस क्या हो गया कट गया, कितना हो गया 5, 5/11, 5/11 किस में आया प्लस में आया। तो आवर्धन का मान कितना आ गया 5/11। तो क्वेश्चन कह रहा है आवर्धन, तो आवर्धन कितना आ गया 5/11, आवर्धन का मान आ गया 5/11। अच्छा, प्रकृति का मतलब होता है कि प्रतिबिंब कैसा बना है, तो प्रतिबिंब कैसा बना है, तो प्रतिबिंब काल्पनिक बना है। क्यों काल्पनिक बना है, आवर्धन का मान प्लस है, तो मैंने बताया है कि यदि आवर्धन का मान प्लस होगा तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा काल्पनिक, और कैसा सीधा। प्रतिबिंब चूंकि आवर्धन चूंकि प्लस में है ना, आवर्धन किस में है प्लस में है ना, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा काल्पनिक और सीधा, काल्पनिक और सीधा। क्यों, क्योंकि आवर्धन प्लस में है, आवर्धन प्लस में है, तो जब भी आवर्धन प्लस में हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा काल्पनिक और सीधा, समझ रहे ना। अब आप बताइए कि वस्तु से छोटा बनेगा कि वस्तु से बड़ा बनेगा। अब देखिए आप लोग को बता रहे हैं, ध्यान देना, देखना ध्यान से, बड़ा बनेगा छोटा बनेगा। 5/11 आवर्धन आया है ना,
अरे आवर्धन कितना आया है 5/11, तो 11 से भाग दो 5 में, 11 चौका 44, 0.4 1 से कम है कि ज्यादा है? तो 1 से कम होगा तो बताए 1 से कम होगा तो वस्तु से छोटा ना बनेगा, समझ में आ रहा है ना? 1 से कम होगा तो वस्तु से कैसा बनेगा? छोटा। ऐसे भी थोड़ा सा दिमाग लगाते तो आप कहते हैं कि सर उत्तल दर्पण है ना, तो उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब वस्तु से कैसा बनता है? छोटा बनता है। तो दोनों तरीके से दिमाग लगा सकते हैं आप, आवर्धन से भी दिमाग लगा सकते हैं और दर्पण देख कर भी दिमाग लगा सकते हैं। यदि दर्पण देखिएगा तो उत्तल दर्पण है, अच्छा वस्तु से तो हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनेगा। अच्छा आवर्धन का मान 1 से कम है तो वस्तु से छोटा, समझ आ गया ना? तो चलिए मैंने क्या समझाया, आवर्धन आ गया 5/11, मैंने दर्पण सूत्र बता दिया, मैंने लेंस सूत्र बता दिया, मैंने एक न्यूमेरिकल का क्वेश्चन करा दिया, समझ रहे ना? प्रकृति पूछेगा, प्रकृति का मतलब प्रतिबिंब कैसे बनता है, तो बताए प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो काल्पनिक और सीधा और वस्तु से छोटा, ये प्रकृति हो गया। प्रतिकृति का मतलब होता है नेचर, उसका नेचर कैसा है, उसका क्वालिटी कैसा है। तो भाई बताओ ना, प्रकृति काल्पनिक, सीधा, वस्तु से छोटा। स्थान बताओ तो कहिएगा 5.5/11 सेंटीमीटर दूरी पर। स्थान कहाँ पे है उसका स्थान? अरे भाई उसका स्थान कहाँ पे है? तो वो बनेगा 5.5/11 सेंटीमीटर की दूरी पर, और दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। क्यों? क्योंकि उत्तल दर्पण है ना, तो उत्तल दर्पण में वस्तु के पीछे ना प्रतिबिंब बनता है, नहीं? अरे भाई उत्तल दर्पण है तो वस्तु के इधर ना प्रतिबिंब बनेगा, सॉरी ये इधर ना प्रतिबिंब बनता है, दर्पण के पीछे, सिंपल बात है। आई होप डेट आपको ये एक न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। अगर नहीं भी आया होगा तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मुकेश सर है, फिर कल क्लास होगा और कल के क्लास में फिर तालका मचेगा। सो गाइज आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को आगे बढ़ाइए। थैंक यू वेरी मच।